Good afternoon everyone. My name is Professor Narendra Kumar from Axis College CSC department. Now today we are going to discuss some important topic which is belongs to the application layer or the presentation layer and session layer, and we will discuss these topics in terms of the application layer. Now the important topic is the URL. जैसा कि आपको देखो यहाँ पर शो हो रहा है, URL की बात करते हैं तो बेसिकली URL होता क्या है? ये एक ऐसा टर्म होता है जिसके थ्रू आप इंटरनेट पे किसी का एड्रेस फाइंड कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप ये स्पेसिफाई कर सकते हैं उसका मैक एड्रेस इंटरनली, नॉट एक्सटर्नली, ठीक है। उसका मैक एड्रेस क्या होगा, उसका आईपी एड्रेस क्या है, आईपी एड्रेस की बात करते हैं तो डोमेन की बात करते हैं, ठीक है, और उसका पोर्ट नंबर क्या होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मेथड्स की बात करते हो तो मेथड में आपका क्या आएगा, FTP और HTTP और HTTPS, ठीक है। अगर हम सिक्योर सॉकेट लेयर की बात करते हैं, सिक्योर HTTP सिक्योरिटी की बात करते हैं तो हम HTTPS लगाते हैं, ठीक है। अदरवाइज HTTP नॉन सिक्योर है और HTTPS सिक्योर। इसके बाद बात करते हैं होस्ट नेम की, ठीक है। देखो होस्ट नेम दिख रहा है, होस्ट नेम में कुछ भी हो सकता है, facebook.com हो सकता है, फेसबुक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, व्हाटएवर पूरा का पूरा पाथ होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं पोर्ट एड्रेस की, विच इज़ सेपरेटेड बाय द कॉलन्स, ठीक है, ये टर्म है। और एक चीज़ मैं आपको एक ड्रॉ करके बताता हूँ कैसे क्या होता है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ HTTP, फिर उसके बाद में हम कॉलन लगाएंगे, फिर स्लैश लगाएंगे, ठीक है, डबल स्लैश, फिर उसके बाद अगर हम लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, इट इज़ ऑप्शनल। अगर आप अगर आप इंडिया में हैं और इंडिया से आप अगर US की वेबसाइट को लॉगिन कर रहे हैं या फिर UK की वेबसाइट को लॉगिन कर रहे हैं तो आपको ये लगाना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं फेसबुक की, facebook.com, ठीक है। और यहीं पर नहीं, अगर हम इसकी जगह पर अगर कुछ और टर्म लेना चाहें, ठीक है, कुछ और भी टर्म तो हो सकता है। अगर हम यहीं पर ये टर्म लेते हैं HTTP कॉलन डबल स्लैश, ठीक है, या फिर हम आईपी एड्रेस की बात करते हैं 192.168.0.1 और स्लैश नॉट स्लैश कॉलन एंड 8080, ठीक है। जब मैंने आपको नेटवर्किंग पढ़ाई थी, नेटवर्क एड्रेसिंग पढ़ाई थी, तो मैंने आपको बताया हुआ था कि जो फिजिकल एड्रेस होता है, मैक एड्रेस होता है, कितने बिट का होता है, 48 बिट का होता है। आईपी एड्रेस की बात करते हैं तो दो टर्मिनोलॉजी यूज होती हैं, IPv4 IPv6। तो IPv4 की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, 32 बिट की बात होती है। IPv6 की बात करते हैं तो 128 बिट की बात होती है, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। और अगर पोर्ट नंबर की बात करते हैं तो पोर्ट नंबर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जिसके बिहाफ पर राउटर भी वर्क करता है। क्या होता है, ये फिल्टरिंग का काम करता है। ये क्या करता है, जैसे अगर मैं बात करता हूँ 25, तो ये क्या होता है, मेल सर्वर के लिए होता है, मेल सर्वर की। 80 की बात करते हैं, ये वेब सर्वर के लिए होता है। 8080 की बात करते हैं तो ये भी वेब सर्वर के लिए यूज होता है, ठीक है। अगर हम 3128 की बात करते हैं तो ये प्राइवेट वेब प्रॉक्सी सर्वर के लिए यूज होता है, ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो आपके यूज होते हैं। अगर हम इनको इस तरह से अगर वर्कआउट करते हैं, देखो तो यहाँ पर क्या है, जो मैंने आपको बताया हुआ है कि URL क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, देखो यहाँ पर दिख रहा है आपको। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ के हिसाब से जो भी आप मेथड, जो प्रोटोकॉल यूज़ करना चाहते हैं, चाहे वो FTP प्रोटोकॉल हो, चाहे वो HTTP प्रोटोकॉल हो, वो होस्ट नेम रहेगा, आपका पोर्ट एड्रेस रहेगा और स्लैश में आपका जो भी पाथ रहेगा, जैसे मैंने आपको इसमें देखो बताया था, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो पाथ है ये आपका इसके अंदर में रहता है, ठीक है। तो
अब इसका देखो मेथड में क्या आता है, जो मैंने आपको सारा बता रखा है, होस्ट में क्या होता है और पाथ में क्या होता है, और सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी। पोर्ट में भी क्या बता रखा है, जो पोर्ट नंबर होता है कितना बिट का होता है, 16 बिट का होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर टेलनेट की बात करते हैं। टेलनेट की जब भी हम बात करेंगे तो यहाँ पर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर और द डिस्ट्रीब्यूटेड, सेंट्रलाइज और डिस्ट्रीब्यूटेड का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। तो जब भी हम टेलनेट की बात करेंगे तो टेलनेट एक ऐसा एप्लीकेशन होता है जिसके थ्रू एक यूज़र है, सपोज हम यूज़र की बात करें, यूज़र 1, यूज़र 2, यूज़र 3, ठीक है, और एक ही आपका ये सेंट्रलाइज सर्वर है, ठीक। अब कहने का मतलब ये है कि जब भी हम टेलनेट की बात करेंगे तो यहाँ पर जो भी सिस्टम आप यूज़ कर रहे हैं वो आपके डिस्क लेस होंगे, ठीक है। यहाँ पर जैसे हम सेंटोस की बात करते हैं, सेंटोस जो एक लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो डिस्क लेस रिमोट सिस्टम पे वर्क करता है। और जो भी टर्मिनोलॉजी होती है यहाँ पर, कहने का मतलब ये है कि ये यूज़र बेसिकली परफॉर्मेंस यहाँ पर दे रहे हैं, जो यूज़र इंटरेक्शन कर रहे हैं वो अपने सिस्टम पे कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली वर्क कहाँ कर रहे हैं, सर्वर पे वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है। जो भी डेटा वो सेव कर रहे हैं वो भी सर्वर पे यूज़ होता है। जितनी भी आईटीज़ हैं वहाँ पर जो भी लैब्स होती हैं वो सेंटोस के बेसिस पे चलती हैं, उनका एक सर्वर होता है, और सर्वर पे जो भी स्टूडेंट जो प्रोग्राम बनाते हैं लैब में वो सारे के सारे उनकी आईटी पे सेव होता है। और जब प्रैक्टिकल वाइवा होता है तो उनकी वही प्रोफाइल चेक की जाती है कि उन्होंने रियल टाइम में कितने प्रोग्राम बनाए या कितना वर्कआउट किया है, और उसी के हिसाब से उनको मार्किंग भी मिलती है, ठीक है। तो अगर टेलनेट की बात करते हैं तो अगर हम टेलनेट में भी दो टर्म्स यूज होंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, एक लोकल सर्वर होगा और एक रिमोट सर्वर होगा। हम दोनों टर्म की बात करेंगे। देखो यहाँ पर एक टर्मिनल होगा जिसके थ्रू हम एक्सेस करेंगे उस पर्टिकुलर सर्वर को, ठीक है। ये आपकी एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन पर आप वर्क कर रहे होंगे जो कि कहाँ पर है, सर्वर पे है, ठीक है। कहाँ पर है, सर्वर पे है। एक टर्मिनल ड्राइवर होगा जिसके रेफरेंस में आप उन टेक्स्ट फाइल के बिहाफ पर वर्कआउट कर सकते हैं। लेकिन टेलनेट का एक ड्रॉबैक ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट फाइल के लिए होता है। अगर आपको प्रोग्रामिंग करनी है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं, या फिर कोई प्रोजेक्ट बनाना तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मल्टीमीडिया के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर रिमोट लॉगिन की बात करें, यहाँ पर क्या था, लोकल लॉगिन है, ठीक है। रिमोट लॉगिन में लोकल भी होगा और सर्वर के बेस होता है। देखो ये पूरा के पूरा एरिया क्या है, ये आपका लोकल है, और ये आपका पूरा का पूरा पोर्शन क्या है, ये आपका सर्वर के बेस पे। लेकिन हम क्या करते हैं कि यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ लेयर्स हम इंटरनेट के थ्रू रिमोट सिस्टम को एक्सेस करते हैं, और उस पर जो भी टास्क परफॉर्म करना होता है वो हम टास्क परफॉर्म करता है विद द हेल्प ऑफ एनी ऑपरेटिंग सिस्टम जस्ट लाइक द सेंटोस, ठीक है। और देखो यहाँ पर इसी टर्मिनोलॉजी को हम क्या कहते हैं, नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल। नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल हम क्या करते हैं, एक टर्मिनल है हमारे पास में, लोकल टर्मिनल है, और एक टेलनेट क्लाइंट है और टेलनेट सर्वर है। टेलनेट क्लाइंट क्या होता है, जिस सिस्टम पे हम बैठ के टेलनेट एप्लीकेशन पे वर्कआउट करते हैं वो आपका टेलनेट क्लाइंट होता है, ठीक है। और जो कि किसके थ्रू कनेक्ट होता है, इंटरनेट के थ्रू होता है, ठीक है। लोकल कंप्यूटर कैरेक्टर सेट्स और रिमोट कंप्यूटर कैरेक्टर सेट, इनके बिहाफ पर आपका जो एनबीटी कैरेक्टर सेट होता है, इन तीनों का एक चीज़ और है, तीनों का कैरेक्टर सेट सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं होगा तो ये वर्कआउट नहीं करेगा। तो इसीलिए इसको हम मैनुअली कॉन्फ़िगर करते हैं। तो यहाँ पर जो भी सीडो ड्राइवर होता है जो आपको वर्क करता है, और जो भी टास्क आप यहाँ पे परफॉर्म कर रहे होते हैं, कुछ भी प्रोग्राम बना रहे होते हैं, वो अल्टीमेटली कहाँ बना रहे होंगे, आप सर्वर पे बना रहे होते हैं, ठीक है। तो ये टर्मिनोलॉजी यहाँ पर यूज होती है। अब देखो बात करते हैं वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है और इसके कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी हैं, क्यों यूज़ होता है। अब इसको हम डिफरेंट टर्म्स में पढ़ते हैं। एक तो www पढ़ते हैं, उसके बाद वर्ल्ड वाइड वेब पढ़ते हैं, और W3 भी पढ़ते हैं। और जो क्या होता है, वाइड एरिया हाइपर टेक्स्ट होता है, ठीक है। ये आपको वो कंटेंट प्रोवाइड कराता है अगर आप किसी रिमोट कंट्री में हैं, ठीक है। यहाँ पर कंट्री टू कंट्री बात करेंगे, अगर आप इंडिया में बैठ के
और किसी फॉरेन कंट्री की वेबसाइट जो वहाँ के लोकल सर्वर पे है उसको अगर एक्सेस करना चाहेंगे तो आपको ये टर्मोलॉजी यूज़ करनी ही पड़ेगी, अदरवाइज़ वो आपको क्या करेगा, डायरेक्टली लोकल सर्वर पे लेके आपको शो करा देगा। ठीक है, जस्ट लाइक अगर हम youtube.com की बात करते हैं, अगर हम YouTube US की बात करेंगे तो हमें हमेशा वही क्लाइंट मिलेंगे या फिर वही लोग मिलेंगे जो वहाँ पर एक्चुअल में वर्क करते हैं, जो वहाँ पर फेसबुक के क्लाइंट हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, ये एक बेसिक मॉडल होता है, किस बेस पे होता है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के बेस होता है, और ऑब्जेक्ट क्या होता है, हाइपरटेक्स्ट डेटा ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखो इसके कुछ मेथड्स हैं, जो इसके कुछ कलेक्शंस एक्सेस मेथड्स होते हैं, और एक्सेस की अगर बात करते हैं तो एक्सेस मोड मैंने आपको जब भी बताया हुआ है। ठीक है, एक्सेस मोड में क्या होता है, आपको रीड मोड होता है, राइट मोड होता है और फुल कंट्रोल होता है, जिसमें आपको रीड एंड राइट बोथ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो कुछ इसके टर्मोलॉजी देखो, टेलनेट हो गया, FTP हो गया, और ये टर्म्स हो गया, और STTP भी होता है। अब देखो इसके कुछ रोल्स होते हैं। रोल क्या है, क्लाइंट को आइडेंटिफाई करना, ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर और आइडेंटिफायर यूज़ करना, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, जिसके बेस पे आप सर्वर और क्लाइंट को आइडेंटिफाई करते हैं कि ये सर्वर है और ये क्लाइंट है। ठीक है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसमें यूज होता है। जब भी हम इस टर्म की बात करेंगे तो यहाँ पर ये टर्मोलॉजी आपको यूज होगी, और ये क्या है, HTML है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसके बेस पे आप इंटरेक्शन प्रोवाइड होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ टर्म्स होते हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, URI। ये क्या करता है कि जो भी इंफॉर्मेशन रिमोट एक्सेस पे है, जो भी रिमोट सर्वर पे है, उनको आइडेंटिफाई करता है, जो भी सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस को आइडेंटिफाई करके उनके बीच में कनेक्शन प्रोवाइड कराता है। ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर की बात करते हैं तो यहाँ पर जो रिसोर्सेज हैं, जो भी डेटाबेस है, उसके भी यहाँ पर ये वो करता है, और आपको स्पेसिफिक फाइल, फोल्डर या टॉपिक की बात करेंगे या ड्राइव की बात करेंगे, और ये कैसे वो करेगा, ये 3 टर्मोलॉजी में वो करेगा। कौन से, HTTP, HTTPS और FTP विद द स्पेसिफिक डायरेक्टरी पाथ। देखो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है स्पेसिफिक डायरेक्टरी पाथ। अब देखो URN, इसमें क्या होता है, किसी भी टर्म्स को जो होता है उसका नेम स्पेस होता है, उसको हम एक्सेसिबिलिटी, क्योंकि हम क्या करते हैं, यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं। सपोज मान लो अगर facebook.com है तो आप उसका डुप्लीकेट नहीं बना सकते हैं। क्यों, क्योंकि वो उसमें क्या करेगा, ऑलरेडी एग्जिस्ट शो कराएगा कि डोमेन नेम इज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो ये टर्मोलॉजी किसमें होती है, ये पीरियड और टर्म्स के लिए यूज होती है। ठीक है, और अगर अवेलेबल नहीं है तो ऑलरेडी एग्जिस्ट दिखाएगा, अदरवाइज क्या होगा, अनअवेलेबल आपको दिखाएगा, और अगर ऑलरेडी नहीं है उस इंटरनेट में तो आपको अवेलेबल के काउंट में शो कराएगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स सिटीजन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपको जो वैल्यू होती हैं, ठीक है, वैल्यू के हिसाब से आपको जो कोड करेक्शंस होते हैं वो आपको, जैसे अगर हम कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं, जैसे हम पब्लिशर की इन्फॉर्मेशन देते हैं, किस डेट पे बना हुआ है और क्या मोड यूज़ किया गया है, तो देखो यहाँ पर मैंने आपको लिखा भी हुआ है क्या क्या होता है इसमें। राइटर का नाम क्या है, पब्लिशर का नाम क्या है, और पब्लिश डेटा क्या होता है। ठीक है, ये किस में आता है, मेटा डेटा के अंदर में आता है। ठीक है, जो कि किसके अंदर आता है, URC के अंदर में। ठीक है, अब देखो इसके बाद बात करते हैं FTP प्रोटोकॉल। FTP प्रोटोकॉल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल एंड वन ऑफ द वाइडली यूज प्रोटोकॉल। अब देखो इसमें क्या है, आपके 2 टर्म्स यूज होंगे यहाँ पर FTP कनेक्शन में, कनेक्शन कंट्रोल, कि आपको क्या करेगा, ये FTP जब भी प्रोटोकॉल को कॉल किया जाएगा तो ये क्या करेगा, पहले तो कनेक्शन को इस्टेब्लिश करेगा, उसको कंट्रोल करेगा और डेटा को भी कंट्रोल करेगा। ठीक है, और इसका एक ड्रॉबैक सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर सपोज मान लो इसको 1 MB से लेके, ठीक है, और 1 GB तक का डेटा एक फाइल है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, सारे के सारा डेटा एक ही बार में उसको
एज ए सीक्वेंस नंबर की बिहाफ पर सेंड कर देगा, विदाउट ये कि उसको डेटा है वो पैकेट ड्रॉप होगा या नहीं होगा, डेटा लॉस होगा या नहीं होगा, ये डायरेक्टली सेंड कर देता है। जबकि HTTP क्या करता है, वो रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स पे काम करता है। जब तक उसको एक्नॉलेजमेंट नहीं आता है, उसने अगर स्लॉट में डिवाइड कर रखा है, तो जब तक इस स्लॉट का एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगा तब तक ये नेक्स्ट स्लॉट इसका फॉरवर्ड नहीं किया जाता है उसमें, ठीक है। अब देखो क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, इट प्रोवाइड द शेयरिंग ऑफ फाइल्स, जो भी लार्ज फाइल्स होती हैं वो आपको FTP के थ्रू सेंड होती हैं। और ये क्या करता है, इनकरेज रिमोट कंप्यूटर को यूज़ करने की कंपैटिबिलिटी प्रोवाइड कराता है। और जो ट्रांसफ़र होता है वो क्या होता है, रिलायबिलिटी और इफ़िशिएंटली करता है, ठीक है। और अगर कुछ बात करते हैं यहाँ पर कि कंट्रोल कनेक्शंस, यहाँ पर देखो कुछ टर्म्स हैं। कनेक्शन को क्या करता है, कंट्रोल करता है, जो भी उसको रेस्पॉन्स टाइम होता है। आपको मैंने कहा है कि एक टाइम टू लिव एक पॉइंट होता है जिसमें जो भी पैकेट हम ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं उसका एक टाइम ड्यूरेशन होता है कि अगर उसको 5 सेकेंड दिया गया है, वो कैसे आइडेंटिफाई होता है कि सोर्स से लेके और डेस्टिनेशन तक कितनी डिस्टेंस है, कितने नंबर ऑफ होप्स हैं, और उसके ब्याह पर हम एक टाइम कैलकुलेट करते हैं कि 5 सेकेंड के समथिंग डेटा पहुंच जाएगा। और अगर उस ड्यूरेशन के ब्याह पर नहीं पहुंचता है तो क्या होगा, वो पैकेट ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाता है। क्यों, ये करना इसलिए ज़रूरी होता है कि जो नेटवर्क कंजेशन होता है, ठीक है, या नेटवर्क ट्रैफिक होता है उसको मिनिमाइज़ करने के लिए, ठीक है, या फिर डुप्लीकेट डेटा को मिनिमाइज़ करने के लिए। अब देखो यहाँ पर डेटा कनेक्शन की बात करते हैं, तो यहाँ पर ये भी कुछ कॉम्प्लेक्स रूल्स के ब्याह होता है जो भी डेटा टाइप्स के ब्याह पर वेरी करता है। आपने देखा होगा कि जब भी हम इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं तो अगर हम कोई मल्टीमीडिया फाइल सेंड करते हैं तो उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, लेकिन अगर हम कोई टेक्स्ट फाइल सेंड करते हैं तो उसकी स्पीड कम होती है। क्यों कम होती है, क्योंकि दोनों के जो डेटा टाइप्स हैं, पता चला कि जो टेक्स्ट फाइल हम दे रहे हैं उसमें न्यूमेरिक भी है, स्पेशल कैरेक्टर्स भी हैं, उसमें कुछ इनकोडेड साइफर टेक्स्ट भी है, तो वो सारी चीज़ों की वजह से आपको कहने का मतलब डिफरेंट डेटा टाइप्स के बेसिस पे आपको वेरी करता है, उसकी स्पीड जो है वो वेरी करती रहती है, ठीक है। अब देखो FTP का कैसे कनेक्शन होता है, कैसे उसकी वर्किंग है, वो ये क्या है, एक यूज़र है, यहाँ पर यूज़र इंटरफेस हो रहा है, कनेक्शन प्रोसेस हो गया और डेटा ट्रांसफ़र प्रोसेस हो गया। यहाँ पर आपका जो डेटाबेस लगा हुआ है, डेटाबेस से डेटा फैच करेगा जो क्लाइंट है, और ये क्या करेगा, इसको रिक्वेस्ट करेगा, ठीक है। रिक्वेस्ट करने के बाद में डेटा प्रोसेस हुआ यहाँ डेटाबेस से और इसको ट्रांसफ़र देके, और ये सेम बैक हो जाएगा अप टू द क्लाइंट। सिंपल सा फंक्शन है, ठीक है, नथिंग मोर देन नथिंग कॉम्प्लेक्स। अब देखो यहाँ पर वाई वी यूज FTP इंस्टेड ऑफ द HTTP प्रोटोकॉल। यहाँ पर क्या है कि ये वेरी सिंपल होता है और स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। अब कभी कभी ये क्यों प्रॉब्लम करता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये होल डेटा को सेंड कर देता है बिता, और किस बिहाफ पर, फॉल्ट टॉलरेंस के बिहाफ पर, ठीक है। जैसे जब मैंने आपको जब डेटा लिंक लेयर पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था एरर कंट्रोल की मैंने एक पॉलिसी बताई थी, एरर करेक्शन, पहले डिटेक्शन होता है, फिर करेक्शन होता है और टॉलरेंस का कॉन्सेप्ट होता है। तो यहाँ पर ये टॉलरेंस का टर्मिनोलॉजी यूज़ करता है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये क्या है, कनेक्शन जैसे ही इस्टेब्लिश होता है डेटा को तुरंत शेयर करने लगता है। अब देखो कुछ एडवांटेजेस की बात करते हैं। ये आपका क्लाइंट के बेसिस पे है और ये आपका कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है। ये कुछ मैं आपको एक सॉफ्टवेयर बताऊंगा, कुछ जो आपके लिए FTP के लिए, अगर सपोज मान लो कई सारे बच्चे नहीं जानते हैं कि अगर सपोज मान लो एक स्टूडेंट है, उसको दूसरे स्टूडेंट्स को नोट्स सेंड करने, और नोट्स का साइज़ बहुत ज़्यादा है तो आप ईमेल के थ्रू कर नहीं सकते, और रिमोटली आप एक्सेस कर रहे हैं, सपोज मान लो एक कानपुर में बैठा हुआ, दूसरा लखनऊ में बैठा हुआ है, ऐसे पेन ड्राइव से तो सेंड कर नहीं सकता। तो इसके लिए आप सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं। जो इन सॉफ्टवेयर को नहीं जानते हैं वो इनको यूज़ कर लें। सबसे पहले आता है फाइलजिला। अगर आप इस सिस्टम को या सॉफ्टवेयर को अगर इंस्टॉल करते हैं, जो कि ओपन सोर्स होता है, फ्रीली अवेलेबल होता है, और ये आपको मैंने वेबसाइट का नाम भी दे रखा है जहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हैं और डेटा को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। ये सम टॉपिक्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं
जो आप फाइल ट्रांसफ़र के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ये कुछ विंडोज़ के लिए सॉफ्टवेयर्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं विंडोज़ प्लेटफॉर्म के लिए। इसमें आपको फ्रीली अवेलेबल भी होगा और पेड भी होगा, तो आप जाके इंटरनेट पे जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं और इसका यूज़ भी कर सकते हैं, और जब यूज़ करेंगे तो आप इसके एडवांटेजेस भी पता चल जाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर रिमोट लॉगिन की बात करते हैं। रिमोट लॉगिन का एक कॉन्सेप्ट सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है, यहाँ पर क्या होता है, एक टर्मिनल होता है, एक लोकल कंप्यूटर होता है जिसके बेस पर आप टर्मिनल ओपन करते हैं, ठीक है, और इंटरनेट के थ्रू किसी रिमोट कंप्यूटर को एक्सेस करते हैं, ठीक है। ये एक ऐसी टर्मिनोलॉजी होती है जिससे आप क्या करते हैं, रिमोट एक्सेस करने की या रिमोट कंट्रोल की बात करते हैं। सपोज मान लो मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है, और कानपुर में हूँ, और कानपुर से मैं किसी भी, जैसे फ्लोरिडा में कोई भी बंदा है और कहीं पर ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं पर भी किसी तरह को कोई प्रॉब्लम होती है, उसके सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो रही होती है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो मैं उसको यहीं से बैठे बैठे सॉल्व कर देता हूँ। मुझे उसको उसके सिस्टम तक फिजिकली जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसी को कहते हैं रिमोट एक्सेस। तो हम इसमें क्या करते हैं, हम क्या कहते हैं, रिमोट कंट्रोल। कहने का मतलब ये है कि उस पर्टिकुलर सिस्टम की सारी जो एक्सेस पावर होती हैं वो हमारे पास में होती है एज ए एडमिन। तो हम वहाँ से रिमोटली उसको एक्सेस करते हैं, जो भी इंस्टॉल करना आता है इंस्टॉल करते हैं, और अनइंस्टॉल करना होता तो अनइंस्टॉल करते हैं। उसमें से कुछ एग्जांपल्स हैं, देखो यहाँ पर ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो इसके बेसिस पे वर्क करते हैं। और इसको, और इसमें एक और होता है, सबसे ज़्यादा जो यूज होता है, एक एनीडेस्क होता है और दूसरा क्या होता है, टीम व्यूअर। ये सबसे ज़्यादा यूज होता है। ये रिमोट एक्सेस के कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जो आप इंस्टॉल कर सकते हैं और इस पर वर्कआउट भी कर सकते हैं। और ये कुछ सॉफ्टवेयर जो है वो कंपनीज बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, ठीक है। अब ईमेल की बात करते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वल्नरेबल टॉपिक है ईमेल। ईमेलिंग कहने का मतलब ये है कि आपको पता होगा कि शायद आपको कई सारे लोगों को पता भी होगा कि जो भी हम टाइप ऑफ सर्वर्स की बात करते हैं, तो टाइप ऑफ सर्वर क्या होता है, मेल सर्वर होते हैं, वेब सर्वर होते हैं, प्रॉक्सी सर्वर होते हैं, डेटाबेस सर्वर होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के सर्वर्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें से एक और टर्म आता है मेल सर्वर। इसका काम क्या होता है कि आपको मेल टू मेल, कहने मतलब ये है कि एक क्लाइंट है वो दूसरे क्लाइंट को मेल करना चाहता है, तो अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करना चाहता है कॉन्फिडेंशियल वे में, तो ये आपको मेल फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है। मेल फैसिलिटी क्या है, बेसिकली एक मैसेज शेयरिंग का ही कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो अब इसमें, और मैसेज शेयरिंग का कॉन्सेप्ट में सिर्फ दो प्रोटोकॉल यूज होते हैं, कौन कौन से, SMTP प्रोटोकॉल और POP3 प्रोटोकॉल। तो ये जो प्रोटोकॉल है सबसे ज़्यादा यूज होते हैं और ये वाइडली यूज होता है फॉर द इंफॉर्मेशन शेयरिंग, ठीक है। अब देखो ये कुछ टर्मिनोलॉजी है। ए पर्सन हु इज सेंडिंग द मेल इज कॉल्ड द सेंडर एंड द पर्सन हु रिसीविंग द मेल इज कॉल्ड द रिसिपेंट। ये कुछ टर्मिनोलॉजी है, ये आपको बेसिकली पता भी होगा और मैंने सिर्फ ओवरव्यू के टर्म में आपको बताया हुआ है। ये भी देखो इलेक्ट्रॉनिक मेल के बिहाफ पर किस तरह से डेटा ट्रांसफ़र हो रहा होता है और किस तरह से वो कनेक्ट होता है, ठीक है। ये देखो टर्मिनोलॉजी है, यूज़र ऑथेंटिकेशन हो गया, मेल बॉक्स हो गया और स्पूलिंग हो गया, डेटाबेस से इंटरेक्ट हो गया, और क्लाइंट और सर्वर का डेटा होगा और इसके हिसाब से आपका डेटा फ्लो पहुंचता है और आपको यूज़र बी को डेटा मेल पहुंच जाता है, ठीक है। ठीक है, फिर आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो मैं इस टॉपिक को यहीं पर फिनिश करता हूँ, और अगर किसी को कोई डाउट होता है, कोई कन्फ्यूज़न होता है, वो मुझे मेल भी कर सकता है और नीचे कमेंट भी कर सकता है, जिससे मैं आपको अच्छे से अच्छे टॉपिक लाके आपको बता सकता हूँ, आपको आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच।